हेलो गाइस। आज हम आपके सामने जे एडवांस 2018 का एक सवाल लेके आए हैं जो कि डेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड है। डेफिनेट इंटीग्रल एक छोटा सा कंसेप्ट है, उस पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कि वो कंसेप्ट क्या है, और कंसेप्ट के साथ साथ इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वो कंसेप्ट क्या है जिसपे ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम होता है लिमिट ऑफ अ सम। मैं पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ और बताता हूँ कि क्यों ये लिमिट ऑफ अ सम का क्वेश्चन है। ठीक है। For each positive integer n, let yn equal to 1 by n into, ये मल्टीप्लीकेशन में एक सीरीज दिया हुआ है n प्लस वन इंटू एन प्लस टू डॉट 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 एन प्लस एन टू द पावर वन बाई एन। फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर यार, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x be the greatest integer less than or equal to x. If limit n tending to infinity yn equal to l, then the value of greatest integer of n। यानी हमें ये जो सीरीज दिया हुआ है yn, इसका लिमिट लेना है और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी लेना है, और जो वैल्यू आएगा वो l आएगा। ठीक है। और ये l जो है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख के मेरे को यहाँ पर बताना था आंसर, ये आंसर बताना था। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आया हुआ था। ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आया हुआ था। ओके। सो अब अगर सबसे पहले पहली बार अगर ये क्वेश्चन आया होगा जिस बार, तो जिनको थोड़ा बहुत पता है, प्रैक्टिस करके गए हैं, वो तो पता चल ही जाएगा कि लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है। जो जिनको थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज आता है पहचानने में कि ये क्वेश्चन लिमिट ऑफ सम का है या लिमिट का कोर कंसेप्ट, जो लिमिट का कोर होता है जीरो बाई जीरो। ठीक है। इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। सो ये जो इन जीरो बाय जीरो अप्रोचिंग, इन्फिनिटी अप्रोचिंग बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ये सब जो कोर कंसेप्ट है ये सब का है। तो आप अगर देखोगे ना, तो ये सब नहीं लगा पाओगे। ये जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। और ना ही एक लिमिट में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम से भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि सैंडविच थ्योरम में, मैं कोई और वीडियो में बता दूंगा कि सैंडविच थ्योरम में तीन फंक्शन होना चाहिए मेरे रेडार में। ठीक है। जिसके कारण बीच वाला फंक्शन का हम लोग लिमिट निकाल लेते हैं। सो वो कोई और फंक्शन वीडियो में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है, क्यों क्वेश्चन है ये मैंने बताया, क्योंकि जीरो बाई जीरो से बनेगा नहीं, और सैंडविच थ्योरम से भी, स्क्विज थ्योरम से भी नहीं बनेगा। अब लिमिट ऑफ सम बोलता क्या है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। मैं एक सीरीज लिया, कंसिडर सीरीज ले लेते हैं, कोई भी एक सीरीज, जैसे वाई एन इक्वल टू, ये मैं अपने मन से ले रहा हूँ, n+1 प्लस वन बाई एन प्लस टू प्लस वन बाई एन प्लस थ्री, प्लस ऐसे करते करते ये n+n तक गया। ओके। अब यहाँ पर हमें पूछ दिया कोई कि बताओ इसका लिमिट क्या होगा सीरीज का, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में। तो हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? एक बहुत ही शॉर्टकट सा मेथड है, इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ। ठीक है। इसको बुक्स वगैरह में न्यूटन लेबनीज थ्योरम से, न्यूटन लेबनीज का एक शॉर्टकट ही मैं बता रहा हूँ, ये मतलब एक स्टैंडर्डाइज्ड जिसको बोलते हैं वो न्यूटन लेबनीज है। न्यूटन लेबनीज आर एस अग्रवाल में या फिर आर डी शर्मा में या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो है, जो स्कूल वगैरह में यूज होता है, उसमें न्यूटन लेबनीज करके एक टॉपिक आता है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। जिसमें इंटीग्रेशन अंडर डिफरेंशिएशन, मतलब न्यूटन लेबनीज थ्योरम करके एक टॉपिक आता है, वो आप देख सकते हो, वो स्कूल वगैरह में उसका एक बड़ा सा डेरिवेशन आता है। लेकिन ये जो जेई वगैरह में आता है, ये जेई सिर्फ एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, जेई मेंस में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ये नहीं आया हुआ है। तो ये न्यूटन सॉरी लिमिट ऑफ असम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के परस्पेक्टिव से। तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, मेथड क्या है हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टेप। सबसे पहला स्टेप वन, जनरल टर्म लिख दो। इस जो सीरीज आपको दिया हुआ है, इसका जनरल टर्म लिखना है। चलो लिखते हैं जनरल टर्म।
जनरल टर्म लिखते हैं। वाई एन इक्वल टू, देखो अब इसका जनरल टर्म भी जिस बच्चे को नहीं आता है लिखना, तो कैसे लिखते हैं जनरल टर्म? सिंपल है। देखो ऊपर देखेंगे, वन है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, इसमें वन है, इसमें वन है, इसमें वन है, लास्ट में भी वन है। ऊपर में सब जगह वन है तो वन रह जाएगा। अच्छा, इसमें एन है, इसमें एन है, इसमें एन है, सब जगह एन है तो एन। इसमें वन, टू, थ्री, ऐसे करते करते एन तक जा रहा है, तो हम इसको कोई वेरिएबल मान लेंगे आर। तो इसका जनरल टर्म क्या हो गया? वाई एन इक्वल टू वन बाई एन प्लस आर। अब हम क्या करेंगे? अब ये तो मेरा जनरल टर्म आ गया। अब इसका हमको लिमिट निकालना है, और इसका ये समेशन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, कि ये समेशन है। समेशन के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर डॉट 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 एन तक जा रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एन, या एन नहीं, कुछ और लिख देते हैं, क्योंकि एन तो पहले से वो है, आर। आर इक्वल टू वन से एन। हम इसको इस तरह से, इस पूरे चीज को हम इस तरह से नोटिफाई कर सकते हैं ना, समेशन के रूप में। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार मैं यहाँ पर ये जो मैं एग्जांपल लिया था, जो सीरीज, ये सीरीज को मैंने क्या किया, नोटिफाई किया इस समेशन से। अब ये समेशन का जो आर का वैल्यू है, यहाँ वैरी क्या कर रहा है? आर वन से लेके एन तक वैरी कर रहा है, तो आर इज इक्वल टू वन से एन। तो स्टेप टू मेरा क्या हो गया? स्टेप टू मेरा हो गया कि आप जनरल टर्म लिखो, और जनरल टर्म को फिर सम या सिग्मा नोटेशन में लिखा दो। ठीक है, सिग्मा नोटेशन में हम दिखा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? 1 मिनट। ओके। तो मेरे पास जो ये, मैं इसको अच्छा से लिख देता हूँ, वाई एन इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू वन से एन, वन बाई एन प्लस आर। तो भाई इसका हमको लिमिट निकालना है। हमें तो वाई एन का लिमिट निकालना है ना। मतलब इसका असल में हमको करना क्या है? हमको असल में करना ये है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, असल में हमको करना है लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, इस पूरे सम का, तो मैं नोटेशन लिखा हूँ ना, इस सम नोटेशन, इसका हमको लिमिट निकालना है। यही करना है। अब हमारे पास एक चीज होता है, एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, जो कि हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। देखो मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ। ओके। देखो क्या कंसेप्ट होता है। जहां पर भी, ध्यान देना, जहां पर भी हमें आर बाई एन दिखे, हम उसको मान लेंगे एक्स। अब ये कैसे आया सर? बताता हूँ कैसे आया। वन बाई एन को हम लोग डीएक्स मान लेंगे। ये जो चीज है, ये एक डेरिवेशन से आता है, और इसीलिए मैंने बोला ये रिलेटेड टॉपिक है न्यूटन लेबनीज का। न्यूटन लेबनीज, लेबनीज का स्पेलिंग गलत हो गया तो मुझे माफ कीजिएगा। न्यूटन लेबनीज थ्योरम। मेरे को लग रहा है कि न्यूटन लेबनीज लेबनीज का स्पेलिंग गलत है। आर बाई एन इक्वल टू एक्स और वन बाई एन इक्वल टू डी एक्स। इस यहाँ पर हमको क्या करना है, कि जहां जहां पर हमको आर बाई एन दिखे उसको हम लोग एक्स मान लेंगे, वन बाई एन को हम लोग डी एक्स मान लेंगे। अच्छा, ये मान रहे हैं तो इक्वल टू हम ना लिख के हम इसको इक्वल टू से बढ़िया है हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इक्वल टू नहीं लिख रहा है, और बेटर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये जब करेंगे तो सिग्मा जो मेरा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, इंटीग्रेशन में। ओके सर, ये तीन चीज हमें याद रखना है, बस यही कोर कंसेप्ट है। ये तीन चीज अगर आप याद रखोगे, पहला आपको क्या करना है, जनरल टर्म लिखना है। दूसरा क्या करना है, सिग्मा नोटेशन में आपको जनरल टर्म को दिखाना है, जैसे मैंने जनरल टर्म लिखा फिर उसको सिग्मा नोटेशन में दिखाया। तीसरा चीज, तीसरा स्टेप भी लिख देता हूँ, ये तीन ही स्टेप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या फिर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कि आ सकता है जेई मेंस में या जेई एडवांस में भी। आप देख रहे हो कि जेई एडवांस में 2018 में ही आया हुआ, 2019 साल में भी आया हुआ था सेम, इसी कंसेप्ट में रिलेटेड। खाली क्वेश्चन का पैटर्न अलग था।
कंसेप्ट सेम था, यही लिमिट ऑफ सम। तो तीसरा जो मेरा स्टेप है, फाइनल स्टेप, क्या कर रहे हैं हम, आर बाई एन को क्या कर रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, वन बाई एन को डी एक्स ले रहे हैं, और सिग्मा को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। एक और छोटा सा स्टेप है, उसके बाद सब खत्म। कंसेप्ट के, एक मिनट, इंटीग्रेशन, ठीक है, कंसेप्ट खत्म, फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये देखो, यहाँ पर मैं ये मिटा देता हूँ। देखो, चलो, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि मैंने क्या बोला कि आर बाई एन एक्स, वन बाई एन को डी एक्स, फिर ये जो सिग्मा होगा ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात ऐसा है कि आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आर बाई एन हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये जो लिमिट है, ये लिमिट में तुमको आर बाई एन भी नहीं दिख रहा, वन बाई एन भी नहीं दिख रहा, तो एक काम करो, जब भी नहीं दिखे तो आपको बनाना पड़ेगा, कैसे भी करके बनाना पड़ेगा। ये लिमिट को मैं फिर से लिख रहा हूँ, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन, वन बाई एन प्लस आर। अब क्या करेंगे हम, एक काम करते हैं, आर बाय एन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एन को कॉमन ले सकते हैं, नीचे से हम एन कॉमन ले लेंगे। ये सिग्मा, यहाँ पर लिमिट भी है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन, यहाँ पर हमने क्या किया, एन को कॉमन ले लेंगे। एन अगर यहाँ से कॉमन लिया तो वन प्लस आर बाई एन हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो चीज है, ये क्या बन गया, dx बन गया, और ये जो चीज है, ये क्या बन गया, x बन गया। तो हम इसको पिछले लाइन, नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा, दिख नहीं रहा यार, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको हम लोग ने वन बाय एन को क्या लिख दिया, dx बाई वन प्लस एक्स। अब बात है कि ऐसा अगर हम करेंगे, ये और ये करेंगे, तो खुद ब खुद जो सिग्मा है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सिग्मा हो गया इंटीग्रेशन में कन्वर्ट। अब बचा क्या, लिमिट। यहाँ पर लिमिट जो था ये वन से एन तक था। अब हम क्या करेंगे, हमको आर, हमको क्या चाहिए, हम हमको एक्स का लिमिट चाहिए ना। ये जो एक्स है, देखो यहाँ पर डी एक्स है, एक्स का लिमिट चाहिए, तो एक्स क्या है, आर बाई एन है। हमको आर का लिमिट पता है, तो आर बाई एन का लिमिट नहीं निकाल सकते हैं, डिवाइड कर देंगे एन से, तो हमें आर बाई एन का लिमिट मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब अगर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो वन बाई एन टेंडिंग टू क्या होगा, अगर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, वन बाई एन टेंडिंग टू जीरो, यानी ये आर बाई एन का जो वैल्यू है ये जीरो से वन के बीच में रहेगा, जीरो वन। अब कुछ करना ही नहीं है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। इसका आपको इंटीग्रेशन तो पता है, इंटीग्रेट करोगे फिर उसका बाद, उसके बाद क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो प्रोसीड्यूर है, मैंने प्रोसीड्यूर बताया, ठीक है, ये प्रोसीड्यूर मैंने बताया आपको कि किस तरह से सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब हम लोग असली क्वेश्चन में जाते हैं, जो रियल क्वेश्चन था मेरे पास, ये क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा करके मिटाते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया था वो समझाने के लिए। तीन स्टेप याद रखना है, पहले जनरल टर्म लिखो, फिर उसको सिग्मा नोटेशन में लिखो, और उसके बाद जहां पर भी आर बाई एन और वन बाई एन दिखे, आर बाई एन को एक्स और वन बाई एन को डी एक्स कर देना है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरे पास वाई एन जो है वो वन बाई एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, डॉट डॉट डॉट, एन प्लस एन दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वहां पर तो प्लस वाला था, जैसे मैं जो एग्जांपल लिया था उसमें वन बाई एन बाई वन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस वन बाई एन प्लस टू, ऐसा प्लस में था। ये तो प्लस में नहीं है, तो प्लस में लाओ, क्योंकि बिना प्लस का तो होगा नहीं। प्लस में लाएंगे कैसे सर, तो प्लस में लाने के लिए एक लॉग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
आपको पता है कि लॉग का प्रॉपर्टी होता है, लॉग अगर ए बी रहता है ना, तो लॉग ए बी लॉग ए प्लस बी होता है। यानी एक लॉग भी ऐसा चीज है जो कि मल्टीप्लीकेशन को इसमें कन्वर्ट कर देता है, समेशन में। ठीक है, तो लॉग 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 का ये प्रॉपर्टी यूज करो, लॉग लगाएंगे, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। लेकिन दोनों तरफ लॉग अप्लाई करने से पहले क्या करेंगे हम, इस एन को हम लोग इंटू कर देंगे अंदर। तो करते हैं वाई एन इक्वल टू एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, डॉट डॉट डॉट, एन प्लस एन डिवाइडेड बाई एन टू द पावर एन। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता, समझ में आया कि एन टू द पावर एन क्यों है, बताता हूँ मैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक फाइव है, और फाइव का पावर वन बाई टू है, और आपके पास नीचे वन बाई थ्री है। अगर आप इस थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहोगे, तो आप क्या करोगे, बताओ। आप ऐसे ही करोगे ना? ऐसे ही करोगे। वेट 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 वेट, हाँ, फाइव बाई नाइन पावर फाइव बाई टू, ऐसे ही करोगे। करोगे कि नहीं? अरे भैया, फाइव बाई नाइन का होल पावर वन बाई टू रहेगा, तभी ना ये नाइन जो है ये बाहर निकलेगा थ्री। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसका रिवर्स कर रहे हैं। यानी जब ये इसको अंदर कर रहे हैं ना, थ्री को जब मैं अंदर कर रहा हूँ इंटू, तो ये थ्री का स्क्वायर हो रहा है। यानी जब मैं इसको देखो, यहाँ पर देखो, फाइव पहले से था वन बाई टू, थ्री को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फाइव तो था ही, और थ्री का स्क्वायर हो रहा है, यानी ये जो है इसका पावर में आ रहा है। यही है, ये रिवर्स प्रोसेस है। उसी तरह यहाँ पर एन था और यहाँ पर भी एन था, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होता है एन का पावर एन। यहाँ पर क्या था, थ्री मल्टीप्लाई होता थ्री का पावर, ये तो ये टू था तो थ्री का पावर टू हो गया था, तो यहाँ पर एन है तो एन का पावर एन हो गया। समझ में आया? चलो, तो मिटाने वाला थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो ये तो समझ में आया कि हमने क्या किया, एन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर एन का पावर एन मतलब क्या है सर, ये भी बताते हैं। टू का पावर टू मतलब क्या होता है, टू इंटू टू। टू का पावर थ्री मतलब क्या होता है, टू इंटू टू इंटू टू। अच्छा, टू का पावर एन मतलब क्या होता है, टू इंटू टू इंटू टू, ऐसे एन टाइम्स जाएगा, जाएगा। उसी प्रकार एन का पावर एन मतलब एन इंटू एन, ऐसे एन टाइम्स जाएगा। ओके, मतलब ये एन टाइम्स जा रहा है ऐसा। और ऊपर वाला भी देखो, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, ऐसे कर करते एन टाइम्स जा रहा है। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी तो रहेगा ही, क्योंकि जेड अब थोड़ा सा ट्रिकी ही आता है। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट जनरल टर्म बना के दे दिया और बोला कि इसका लिमिट निकालो। वो तो वो करेगा नहीं, थोड़ा सा टिकी तो देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर भी देख रहे हैं कि एन तक, एन टाइम्स जा रहा है, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री करके एन तक जा रहा है। नीचे भी एन इंटू एन करके एन टाइम्स जा रहा है। तो हम हर एक एन अगर दे दे, जैसे मैं इसको अच्छा से लिखता हूँ, समझ में नहीं आएगा नहीं, तो एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, डॉट डॉट डॉट, एन प्लस एन, नीचे की भी एन इंटू एन, डॉट 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 डॉट, एन। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, एन प्लस वन बाई एन प्लस एन, प्लस नहीं, इंटू एन प्लस टू बाई एन इंटू एन प्लस थ्री बाई एन, डॉट डॉट डॉट, एन प्लस एन बाई एन। ऐसा लिख ही सकता है, क्योंकि ऊपर भी एन टाइम्स है, नीचे भी एन टाइम्स है। तो ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा एन प्लस एन बाई एन प्लस, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, एन प्लस टू बाई एन, एन प्लस थ्री बाई एन, डॉट डॉट डॉट, एन प्लस एन बाई एन। ये मेरा, मैंने सॉल्व करके ये ला दिया। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूंगा। चलो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसका क्या करेंगे, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड लॉग ले लो।
या टेकिंग, बोथ साइड, ये टेकिंग लिखो इसको हेडलाइन में। चलो, हम क्या करते हैं, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। लॉग वाई एन। अच्छा, एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ, आई गेस। वेट वेट, ये ऊपर में शायद 1/n का पावर था, यहाँ देखो, ये मैं मिस कर गया था। यहाँ पर ये 1/n था, और ये 1/n है। अब ठीक है। सो अब क्या करेंगे, इसको भी लॉग ले लेंगे। n+1/n इंटू n+2/n इंटू n+3/n, n+n/n, 1/n। लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, जिनको नहीं पता वो भी, ये भी मैं बता देता हूँ। क्या होता है लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग a टू द पावर m क्या होता है, m log a। मतलब जो पावर रहता है ना, वो अंदर आ जाता है, मतलब बाहर आ जाता है, आगे आ जाता है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अब लॉग लेने का मतलब क्या है, ये बताता हूँ पहले मैं आप लोगों को। ठीक है, लॉग लेने का मतलब है कि मैं यहाँ पर अगर लॉग ले लिया हूँ, लॉग कुछ मेंशन नहीं किया, तो लॉग का जो बेस है वो ई है। ये हर समय याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी एगो बेस ले लिए। लॉग 10 तो एक नॉर्मल सा है। मान लो कि लॉग, कोई बच्चा सोचा कि चलो log 3 ले लेते हैं, log 3/n ले लेते हैं, तो ये फिर आगे जाके दिक्कत करेगा डिफरेंशिएशन में। ठीक है, फिर आपको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, उसमें भी फिर और लेनी हो जाएगा सवाल। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लॉग ई ले लेंगे, लॉग विद बेस ई। ठीक है, तो हम इसको ln भी लिखते हैं, इसको हम लोग ln लिखते हैं, तो ये काम करते हैं, इसको ln लिखते हैं, ln/n। ठीक है, यहाँ पर भी ln लिखते हैं। चलो, तो दोनों तरफ लॉग लिया, अब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log yn इक्वल टू 1/n, ln ही लिखते हैं, ln n+1/n प्लस ln। अच्छा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लोगों को दिखा देता हूँ। वैसे ये 1/n, ये वाला जो पावर है, ये आगे आ गया। अब बचा क्या, ln n+1/n, n+2/n, n+3/n, डॉट 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 n+n/n। अब मैंने जैसे बताया कि एक लॉग का प्रॉपर्टी और होता है, लॉग ऑफ a इंटू बी अगर रहेगा, तो लॉग a प्लस लॉग b होगा। तो यही चीज हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब ये ऐसा नहीं कि ए बी सी डी कुछ मतलब चलते रहे, तो ये भी लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी ऐसे होते रहेगा। मल्टीप्लीकेशन को हम लोग, जो लॉग होता है वो प्लस में कन्वर्ट कर देता है। और हम लोग यहाँ पर लॉग क्यों लिए, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि लॉग क्यों लिए, बिना लॉग का सॉल्व नहीं कर सकते थे क्या? तो नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि जो मेरा सीरीज है वो इनटू में दिया हुआ था। मेरा सीरीज इस तरह का दिया हुआ था, n × n−1, n−2, मतलब इस तरह का, मतलब मल्टीप्लीकेशन में था। ठीक है, अगर ये इस तरह का ना होके n+n+1 प्लस n+2/1/1 ऐसा कुछ भी, मतलब पॉजिटिव में रहता ना, तो पॉजिटिव बोल रहा हूँ, समेशन में रहता, तो हम लोग लॉग नहीं लेते। लॉग सिर्फ, लॉग लेने का मेन मोटो यही था, ये इसको हम समेशन में ला दें। ठीक है, तो 1/n हम क्या करेंगे, देखो लॉग ए बी सी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ln n+1/n, फिर ln n+2/n। ये हो गया मेरा। अब हम लोगों को यहाँ से अपना स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ तक तो देखो, हम यहाँ तक तो सिंपल था, मैंने सिर्फ लॉग लेके जो मेरा फॉर्म था, समेशन वाला जो सीरीज लाना था, वो सीरीज मैंने ला दिया। अब हम लोग को क्या करना है, पहला स्टेप हम लोग का क्या था, जनरल टर्म फाइंड करना। तो जनरल टर्म फाइंड करना सबसे आसान होता है। कैसे करेंगे सर, ये ln yn यहाँ पर लिख देता हूँ मैं,
1/n। जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे? जनरल टाइम फाइंड करने के लिए यहाँ पर एल एन सब जगह एल एन है, तो एल एन तो कॉमन हो जाएगा। सॉरी एल एन, हाँ एल एन सब में कॉमन है, तो एल एन, एन इसमें भी है, एन इस देखो एन इसमें भी है, एन इसमें भी है, एन इसमें भी है, एन आखिरी वाले में भी है, तो एन तो रहेगा। 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके एन तक गया, तो ये वेरी कर रहा है, तो ये इसको हम लोग लिख देते हैं वेरिएबल, एज ए वेरिएबल आर बाई, सब में नीचे एन है तो ये एन। तो देखो ये मैं लिख दिया इसका जनरल। अब इसको हम लोग समेशन के रूप में लिखेंगे, तो समेशन के रूप में लिख दो। ठीक है, कैसे लिखेंगे समेशन के रूप में? ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसको एक काम करते हैं, ये इस तरह से लिखते हैं। ये आधा अधूरा लिखा हुआ है, इसको समेशन के रूप में लिखना पड़ेगा। 1 मिनट। ठीक है। समेशन आर इक्वल टू 1 से n, 1/n ln n प्लस r/n। ये हो गया। चलो अब क्या करेंगे? जनरल टर्म भी लिख दिए, समेशन भी लिख दिए, अब मेरा मोटो क्या रहेगा? r/n बनाना और 1/n बनाना। तो एक चीज देखो, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो? देखो, इसको जो सिंप्लीफाई करके, इस चीज को सिंप्लीफाई करके हम और अच्छा सा लिख सकते हैं। देखो n प्लस r/n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस r/n, लिख ही सकते हैं। तो बस ये जैसे ही आप लोगों ने कर दिया, आपका क्वेश्चन हो गया आधा से ज्यादा सॉल्व। बस अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बचा है। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ln yn इक्वल टू 1/n हमें दिखेगा, तो मैंने बोला था जहां पर भी हमें 1/n दिख गया, हम उसको dx मान लेंगे। ln 1 प्लस r/n को हम लोग क्या मानते हैं? x। पता है हमें कि 1/, सॉरी, r/n को हम लोग x मानेंगे, 1/n को हम लोग dx मानेंगे, और जो सिग्मा है वो मेरा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 प्लस x dx इंटीग्रेशन। अब रही बात लिमिट की, तो हम देख रहे हैं r जो वेरी कर रहा है 1 से n तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? r/n का वैल्यू निकालना है, तो r/n। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया था, देखो ये जो क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन में हमें बोल दिया है कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हट गया शायद, वो एक मिनट, ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोल दिया था हमें, तो बहुत बढ़िया है तब तो। चलो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोल दिया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये क्या करेगा? ये जीरो का अप्रोच करेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हम्म ये जीरो का अप्रोच करेगा। n अगर टेंड करेगा इन्फिनिटी को, तो 1/n जीरो को अप्रोच करेगा। तो r/n का जो वैल्यू है, ये 0 से 1 के बीच आ गया, 0 से 1। बस अब इस इंटीग्रेशन को हमको सॉल्व कर लेना है। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी एक बहुत बच्चों के लिए ये भी एक चैलेंज रहता है। इस इंटीग्रेशन का पता चला इतना, मतलब इतना दूर करके आया, उसके बाद इंटीग्रेशन ही सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो ये इंटीग्रेशन सिंपल दिख रहा है कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का इंटीग्रेशन है, जिनको नहीं दिख रहा है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करें 1 प्लस x तो t, तो dx मेरा क्या हो जाएगा? dt। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? देखो ln 1 प्लस x dx 0 से 1 है, ये ln t dt हो जाएगा। और इसका इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है,
पता ही है। अब इसका इंटीग्रेशन भी जिनको नहीं पता कि कैसे करते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बाई पार्ट से होता है। बाई पार्ट से कैसे होता है? एल एन टी डी टी इंटू वन, ऐसे लेते हैं इसको। हम लोग सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग बाई पार्ट्स लगाते हैं। एक सेकंड, बाई पार्ट्स कैसे लगाते हैं वही बता देता हूँ। बाई पार्ट्स का नियम है कि सेकंड फंक्शन उस फंक्शन को चूज करते हैं हम लोग हमेशा जिसका इंटीग्रेशन हमारे लिए इजी होता है। जैसे इन दोनों फंक्शन में से ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, इसमें से सबसे आसान इंटीग्रेशन किसका होगा? वन का होगा यार। एल एन टी का तो आसान होगा नहीं इंटीग्रेशन करना। तो वन को इंटीग्रेट करना आसान होगा, तो वन को हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेंगे और बाकी जो बचेगा उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। इसके बाद हम लोग रूल, जो बाईपार्ट्स रूल है वो हम लोग लगाएंगे। बाईपार्ट्स का रूल क्या है? वो कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, लिख दिया, इंटीग्रेट कर दो सेकंड फंक्शन को। तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स माइनस, माइनस लिखो, फिर इंटीग्रेशन के अंदर जो फर्स्ट फंक्शन पहले बार तुम लिखे थे एज इट इज, अब उसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो उसका, एक मिनट, ये टी नहीं होगा। वही मैं सोचूं कि ये थोड़ा सा गलती हो रहा है। ये टी नहीं होगा, ये एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ये थोड़ा सा। टी माइनस, हाँ, क्या क्या फिर मैं बोल रहा हूँ कि एल एन टी को मैं ऐसे ही लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देना है, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हुआ? टी। अब यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में किया क्योंकि ये डी टी था। ध्यान देना, अगर मैंने पहले एक्स लिख दिया था, एक्स यहाँ पे मैंने इसको एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया था। देखो वन प्लस एक्स को सब्स्टिट्यूट किया था टी में, इसीलिए मैंने एक्स लिख दिया था, लेकिन एक्स नहीं होगा, जो ये रहेगा इसके रेस्पेक्ट में ही होता है, डी टी है तो टी। ठीक है, dt के रेस्पेक्ट में वन को इंटीग्रेट करेंगे तो t आएगा। इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। फर्स्ट फंक्शन क्या है? एल एन टी, इसका डिफरेंशिएशन आएगा वन बाई टी। और जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, और दोनों को इंटू में लिख दो। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग पहले से करके रखे हैं, टी, तो इसको इंटू टी कर देंगे, फिर डी टी। तो ये सॉल्व करो, एल एन टी इंटू टी माइनस, ये से ये कटेगा डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी। तो इसका जो आंसर आएगा वो टी माइनस टी एल एन टी आएगा। टी, सॉरी, प्लस, हाँ, ये आएगा। तो बस यही लिखना था, एल एन वाई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, इसको हमने सॉल्व किया, क्या आया? टी एल एन टी माइनस टी। अब लिमिट क्या हो जाएगा? अब लिमिट गधा ऐसा जीरो और वन मत पुट कर देना। जीरो और वन इसलिए नहीं पुट करेंगे क्योंकि जीरो और वन डी एक्स का लिमिट था। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया है टी, तो यहाँ पर लिमिट चेंज होगा। जब एक्स जीरो है तो टी का वैल्यू क्या होगा? वन। जब एक्स वन है तो टी का वैल्यू टू होगा। तो ये होगा। यहाँ पर बहुत बच्चे क्या करेंगे, जीरो और वन ही पुट कर देंगे, फिर वो गलत हो जाएगा हड़बड़ी में। ऐसे जेई एडवांस में बहुत समय रहता है, हड़बड़ी तो करना नहीं है। तो एल एन वाई एन इक्वल टू, पहले पहले टू प्लेस करेंगे, फिर वन प्लेस करके हम लोग इसको इक्वेट कर लेंगे। टू एल एन टू माइनस टू माइनस वन एल एन वन माइनस वन। अब देखो, एल एन वन का वैल्यू जीरो होता है, जिनको ये भी नहीं पता बता देता हूँ। एल एन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, तो ये होता है एल एन वन, इसका वैल्यू जीरो आता है। ठीक है, देखो ये जो है ये वन है, तो एल एन वन का वैल्यू जीरो आएगा। तो एल एन वन का वैल्यू जीरो आता है, तो ये क्या आ गया? एल एन वाई एन, एल एन टू स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस टू, और ये माइनस प्लस वन। यहाँ से एल एन वाई एन इक्वल टू एल एन टू स्क्वायर माइनस एल एन वन। चलो, अब क्या कर सकते हैं? सॉरी, एल एन वन नहीं होगा, ये वन।
इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो वाई एन का वैल्यू निकालना है कैसे भी करके। तो इसको इक्वेट करते हैं, मतलब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। एल एन ई, अच्छा एल एन ई का वैल्यू वन आता है। क्यों? ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगर एल एन लॉग बेस ए विद ए, आर्ग्यूमेंट भी ये है, बेस भी ये है, तो इसका वैल्यू वन होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने, ये भी ई है, इसका बेस भी ई है, तो वन होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये भी एक प्रॉपर्टी है लॉग का, लिख देता हूँ प्रॉपर्टी। ये क्या प्रॉपर्टी है? एल एन ए माइनस एल एन बी को हम लिख सकते हैं एल एन ए बाई बी। ठीक है, तो यहां तक तो मेरा सॉर्टेड है। क्या है? एल एन वाई एन इक्वल टू एल एन फोर बाई ई। अब बस ये जैसे ही निकल गया तो आपका हो गया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद वाई बाई वाई एन इक्वल टू फोर बाई ई। तो मेरा ये आंसर है वाई एन। हमें क्या बोला है? ऊपर जाता है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में बोला क्या था। ये रहा मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें बोला था कि इसका जो लिमिट का वैल्यू आएगा इंटेंडिंग टू इंफिनिटी में, उसका वैल्यू एल आएगा। चलिए, एल तो आया, मेरा एल का वैल्यू आ गया है। अब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेना है और हमें आंसर बता देना है। तो चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं। पहले मेरा आंसर जो आया, ये मेरा ये फोर बाई ई आया। ठीक है, ये लिमिट का ही वैल्यू आया है। फोर बाई ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है और हमें आंसर बता देना है। अब ये आप लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर तो रहेगा नहीं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको ई का वैल्यू पता होना चाहिए। ई का वैल्यू 2.7 समथिंग होता है। अब मेरे को भी इतना याद नहीं है, 2.7 कुछ होता है। तो 4/2.7 क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। 4/2 क्या होता है? 2 होता है। तो 4/2.7, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो न्यूमरेटर घटेगा, तो ये वन पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये वन पॉइंट समथिंग आएगा। मेरे को भी पता नहीं है एग्जैक्ट कितना आएगा, देख लेना करके। और कोई जरूरत नहीं है देखने का, ऐसे अप्रोक्सीमेट ही निकाल सकते हो आप एग्जाम में। तो ये आएगा वन पॉइंट समथिंग, पता नहीं है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। वन पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है, वन ही आता है। तो ये आंसर। तो जो मेरा फाइनल आंसर है, वो लिमिट वाई एन, सॉरी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई एन का वैल्यू एल आया था। और इस एल का वैल्यू फोर बाई ई था। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो मेरा कितना आया? वन। ठीक है, तो वन इज द फाइनल आंसर। अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट हुआ है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था आईएसआई 2020 में, जेई एडवांस 2019, 2021, जेई मेंस में भरे पड़े हैं पीवाईक्यूज इस टॉपिक से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल का। एक छोटा सा टॉपिक है लिमिट ऑफ अ सम। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।